Hello students, welcome to home classes. Hope you are staying safe at your homes. Now let's start today's topic. Today's topic of discussion is written down value of method. In the previous two videos, we discussed the straight line value method of depreciation. So today we will discuss the written down value method. Under this method, a fixed rate or the percentage of the depreciation, a fixed percentage of depreciation is charged each year on the diminishing value of the asset. The most important point to be noted is the diminishing value of the asset. Under the straight line value method, we charge the percentage of the depreciation on the original cost of the value. Now here we charge the depreciation on the diminishing value of the asset. जैसे जैसे asset की value कम होती जाती है, वो जो value कम हुई है उस value पे हम depreciation charge करते हैं till the amount is reduced to the scrap value. And under this method, the value of the asset is never reduced to zero. Though the asset become useless after its working life is over, but the book value is not extinguished. So the value of the asset is never reduced to the scrap, never reduced to zero under this written down value method. Instead of the fixed amount, a fixed rate on the reduced balance of the asset, reduced balance of the asset, जो आपने depreciation का जो fixed amount, जो fixed rate charge करना है, that will be on the reduced balance of the asset, जो उसका balance कम होता जा रहा है asset का, उस पे हमने depreciation charge करनी है every year. Though the percentage at which the depreciation is charged remain fixed, percentage will remain fixed, but the amount of the depreciation will go on decreasing year after year. ये जो depreciation का amount है कम होता जाएगा. This is because a constant percentage is applied to a diminishing figure. Because percentage is applied, fixed percentage is applied on the diminishing figure. कि जैसे जैसे एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है हम उस वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेती हूँ. फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर कॉस्ट ऑफ द एसेट है, लेट अस सपोज कॉस्ट ऑफ द एसेट इज ₹10,000. अगर एसेट की कॉस्ट 10,000 है और रेट जो है डेप्रिसिएशन का वो 10% है. रेट जो है वो अगर 10% है और जो कॉस्ट है एसेट की वो है 10,000, तो डेप्रिसिएशन जो होगा लेस डेप्रिसिएशन, हम अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%. ये मैं दोनों तरफ लिख देती हूँ. कॉस्ट ऑफ द एसेट जो है ये है 10,000, ठीक है, और डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो है 10%. अगर हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होगा और अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड होगा, तो स्ट्रेट लाइन में 10% जो होगा वो आ गया 1,000, तो बैलेंस कितना बचा 9,000. यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा. लेस डेप्रिसिएशन हमने 10% है इस पे लेना है, तो 1,000 आ गया और ये 9,000 हमारा आ गया एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. ये हमारा जो बुक वैल्यू एसेट की इतनी बच गई 9,000, ठीक है. नाउ नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन हम अगले साल लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10 ईयर, ये आ गया सेकेंड ईयर, ये आ गया फर्स्ट ईयर. तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 1,000 था, जो स्ट्रेट लाइन में हम फिक्स्ड अमाउंट ही लेते हैं, हर साल 1,000 ही हम डिडक्ट करते हैं, तो 8,000 आ गया. लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम ये जो डिमिनिशिंग रेट है, ये जो डिमिनिशिंग फिगर आ रही है, ये जो डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट है, जो एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है, हमने इस पे अब चार्ज करना है नेक्स्ट ईयर लेस डेप्रिसिएशन. ये जो सेकेंड ईयर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10% ही करना है, फिक्स्ड रेट पे ही करना है. फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड बट ऑन द डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट, ऑन दी 9,000 पे हम करेंगे. 10% तो करेंगे लेकिन 9,000 पे करेंगे, तो ये जो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 900 आ जाएगा एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. यहाँ पर जो वैल्यू है एसेट की वो 8,000 है और यहाँ पर जो एसेट है वो 8,100 है, ठीक है. नाउ लेट अस टेक द एग्जाम्पल. एक और साल पे डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, थर्ड ईयर एक और डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%. अब यहाँ पर तो 1,000 ही आएगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हम फिक्स्ड रेट लेते हैं, तो ये आ गया आपका 7,000 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर.
और यहाँ पर जो थर्ड ईयर में हम डेप्रिसिएशन लेंगे, लेस डेप्रिसिएशन हम लेंगे 10% ऑन 8100 पे लेंगे। ये जो रिड्यूस्ड वैल्यू आ रहा है, जो डिमिनिशिंग आपकी फिगर है, जो डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट है, इस पर हम डेप्रिसिएशन लेते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द रिटन डाउन वैल्यू। ये हमें देखना है कि यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन ली जाती है वो डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट पे है। तो 10% हम लेंगे 8100 पे, तो दैट विल बी 810, तो 7290 विल बी द बुक वैल्यू एज ऑन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो यहाँ पर 7000 आएगा। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन वैल्यू एंड द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। नाउ हम इसका डिस्टिंक्शन भी देख लेते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दोनों में क्या फ़र्क है? द फर्स्ट पॉइंट ऑफ difference is rate and the amount of depreciation. Rate and the amount of depreciation, जो straight line method में straight line and written down value method, ठीक है, straight line में fixed a rate and the amount of depreciation remain same each year. rate भी same रहेगा और amount of depreciation भी same रहेगा। रेट भी सेम रहेगा और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम रहेगा हर साल। लेकिन यहाँ पर रेट तो सेम रहेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस। जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस, ये कम होता जाएगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस। नाउ सेकंड इज basis of calculation. Basis of calculation, depreciation is calculated on the original cost. Depreciation is calculated on the original cost. तो depreciation is calculated on the original cost, और written down value में depreciation is calculating on the reducing balance of the fixed asset. जो भी diminishing figure आती है, जो भी diminishing value asset की है, उस पे हम depreciation लेते हैं, reducing balance of the fixed asset. तो थर्ड मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन में बैलेंस जीरो हो सकता है। एट द एंड ऑफ द लाइफ द वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिड्यूस टू जीरो और स्क्रैप वैल्यू, जीरो और स्क्रैप। लेकिन यहाँ पर रिड्यूस टू स्क्रैप ओनली। द वैल्यू ऑफ द एसेट नेवर रिड्यूस टू जीरो एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर the value of the asset under the written down value method is never reduced to zero, though the asset become useless after its working life is over. Book value is never extinguished. तो next is the amount of repairs and the depreciation. जैसे जैसे asset पुरानी होती जाती है तो आपकी cost of repairs ज़्यादा होती है, ठीक है, but the amount of depreciation remain the same. यहाँ पर amount of depreciation remain the same. डेप्रिसिएशन रिमेन्स दी सेम। बेशक आपकी जो रिपेयर्स बढ़ती हैं जैसे जैसे एसेट इंक्रीज करती है, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू में जैसे जैसे एसेट आपकी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एसेट आपकी ओल्ड होती है तो आपकी कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स तो इंक्रीज होती हैं, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स इंक्रीज होती हैं, लेकिन आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो कम होती है ग्रेजुअली। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन decreases gradually, though the amount of repairs increase with the age of the asset, but here the amount of depreciation remains same, and here the amount of depreciation decrease gradually. Now it is simple. Straight line method is simple to calculate. Computation of the depreciation is very easy, very simple, but here the depreciation can be calculated easily, but the calculation of the rate of depreciation is difficult. Calculation of the rate of depreciation is difficult. Now suitability. तो जो straight line method of the depreciation है, it is suitable for those assets which have fixed working life. Assets which have fixed working life. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, पेटेंट्स, तो ये उनके लिए है विच हैव द फिक्स्ड वर्किंग लाइफ, और
ये सूटेबल है, इट इज़ सूटेबल फॉर द लॉन्ग, जिनकी हमारी जो एसेट की जो लाइफ है वो लंबी, विच हैव अ लॉन्ग लाइफ. दिस मेथड इज सूटेबल फॉर दोज assets which have long life. So this is suitable for those assets which have the long life, for such assets which require more repairs in the later part of the working life. And this method is suitable for those assets which have a fixed working life, which are fully depreciated on the expiry of its working life. So this is the points of difference between the straight line method. Now let's clear this concept with the help of the example. It is the example number, problem number 23 of your book. On 1st April 2016, Bholanath and Sons purchased a machine costing rupees 1 lakh. Its working life is 10 years. It has been decided to depreciate it at a rate of 20% per annum on the diminishing balance method. Show the machinery account for the first 3 years. Books are closed on 31st March each year. So on 1st April 2016, Bholaram purchased a machine costing rupees 1 lakh. And the rate of depreciation is, and the working life is 10 years, and rate of depreciation is given 20% rate of depreciation per annum. तो 20% मीन्स 1 लाख पे आपका 20% अगर हम इसको डेप्रिसिएशन करेंगे तो 20,000 हमारा डेप्रिसिएशन आएगा, तो बैलेंस हमारा 80,000 आ जाएगा. और जो नेक्स्ट ईयर हम डेप्रिसिएशन लेंगे वो हमारा 20% ऑन 80,000 होगा. तो 20% हम 80,000 लेंगे, तो नेक्स्ट ईयर जो हमारा डेप्रिसिएशन होगा वो 16,000 होगा. बैलेंस हमारे पास बच जाएगा 64,000. और फिर हम नेक्स्ट ईयर जो हमने 3 साल का बनाना है तो 20% ऑन 64,000 लेंगे हम. 20% ऑन 64,000, तो ये हमारा आ जाएगा 12800. तो इस तरह से हम एसेट्स अकाउंट बनाएंगे. लेट्स प्रिपेयर अप मशीनरी अकाउंट. तो मशीनरी अकाउंट डेट देख लो, 1 अप्रैल 2016. तो 1 अप्रैल 2016 टू बैंक अकाउंट 1 लाख. टू बैंक अकाउंट 1 लाख. तो हमारी मशीन जो भोलानाथ परचेस्ड ए मशीन फॉर रुपीज़ 1 lakh on 1st April 2016. Now at the end of the financial year, books are closing on the 31st March 2017 by depreciation account. तो depreciation हमारा 20% आएगा. 20% किस पे आएगा? 1 लाख पे. तो 1 लाख पे 20% हमारा आ जाएगा 20,000. एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो बैलेंस बच जाएगा 1 लाख में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 80,000 बैलेंस हमारा बच जाएगा. हम इसको क्लोज़ कर दीजिए. 1 लाख ये भी मार्च 31 की एंट्री आएगी. उसके बाद टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये वाला बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2017. और यहाँ पर 2018 मार्च 31 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो 20% ऑन 80,000 वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन द डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट. ये जो एसेट की वैल्यू कम हो रही है इस पे लेना है. तो 20% ऑन 80,000, तो ये 16,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा. बाय बैलेंस कैरी डाउन 64,000 बैलेंस बच जाएगा. 80,000 और ये 80,000 ये भी मार्च 31 को. और थर्ड ईयर, ये 2 ईयर का हमने बना लिया. उसके बाद 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 64,000. टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 64,000 मार्च 31, 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो अब ये 20% हमने लेना है 64,000 पे.
ठीक है। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 12800 बाय बैलेंस कैरी डाउन 51200। इसको क्लोज कर देंगे 64,000। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। होप यू गॉट दिस, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। Now next is problem number 27 of your book. Rani Roopmati purchased a machine for ₹3,80,000 and spent ₹20,000 on its installation. मैंने बताया था कि आपका जितनी मशीन आपने परचेज़ की है और जो इंस्टॉलेशन के ऊपर जितने भी चार्जेस हों, ट्रैवलिंग के ऊपर हों, जितने भी उसमें एट द टाइम ऑफ द परचेज जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो मशीन में ऐड हो जाएंगे, तो ही टोटल उसकी कॉस्ट आएगी। तो 380 में हम ये 20,000 ऐड कर देंगे, तो टोटल जो मशीन की कॉस्ट होगी वो होगी 4 लाख। उसके बाद है 1 अप्रैल 2017 on 1 July 2018 another machine was purchased for ₹1 lakh। तो एक मशीन परचेज की है 1 अप्रैल 2017, तो ये मशीन परचेज हुई है 20,000, ये मशीन है 4 लाख की, ठीक है। और नेक्स्ट मशीन 1 जुलाई 2018 another machine was purchased for ₹1 lakh। for ₹1 lakh डेप्रिसिएशन जो है 10% पर एनम ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ऑन 31 दिसंबर 2019 जो डेप्रिसिएशन है वो है 10% डेप्रिसिएशन है। और 31 दिसंबर 2019 को दोनों मशीन को बेच दिया है एट द कंसोलिडेटेड प्राइस ऑफ 220। तो ये दोनों मशीन at the rate of 2,20,000, these machines are sold, both the machines are sold on 31st December 2019। तो हम इसका अकाउंट बना के इसका क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहली मशीन जो परचेज हुई है 1 अप्रैल 2017 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। तो मशीन की टोटल कॉस्ट है 4 लाख, क्योंकि इंस्टॉलेशन भी हमने इसमें ऐड करना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज़ 4 लाख ऑन 1 अप्रैल 2017। तो उसके बाद इस साल कोई मशीन नहीं खरीदी है, डेप्रिसिएशन ले लेते हैं मार्च 31, 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन हमने लेनी है 10% डेप्रिसिएशन है। फुल ईयर अप्रैल 1 को परचेज हुई है, फुल ईयर इस्तेमाल हुई है मशीन, तो हम लेंगे 40,000 विल बी दी डेप्रिसिएशन फॉर दिस मशीन। एंड बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,60,000, इसको क्लोज कर देंगे 4 लाख, ये भी मार्च 31। उसके बाद टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000 और ये भी अप्रैल 1 2018, ठीक है। ये 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000। नाउ नेक्स्ट मशीन जो अनदर मशीन इज़ परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018। तो जुलाई 1 को एक और मशीन खरीदी है टू बैंक अकाउंट 1 लाख, एक और मशीन खरीदी है 1 लाख की। अब हमें लेना है डेप्रिसिएशन मार्च 31। तो डेप्रिसिएशन लेंगे 2019 मार्च 31 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट मशीन है इसका डेप्रिसिएशन लेना है 10%, लेकिन किस पे लेना है, रिड्यूस्ड जो आपका फिगर है, जो डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट है, तो इसकी वैल्यू बची है 3,60,000। तो 3,60,000 पे 10% हमारा आ जाएगा 36,000। तो मैं आई रिपीट डेप्रिसिएशन किस तरह से निकाला है, ये रफ में आप देख लीजिए। रफ में ये आपका पहला डेप्रिसिएशन 3,60,000 पे 10% डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा
36,000। तो एक मशीन का डेप्रिसिएशन हमारा आ गया 36,000, 10% ऑन 3,60,000। जो वैल्यू बची है, जो पहली मशीन की जितनी वैल्यू बची है, जो डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट है, उस पे हम लेंगे 10%, तो 36,000 आ गया। अब ये 1 लाख की एसेट है, 1 लाख की एसेट है, ये खरीदी है जुलाई 1 को, और कितने महीने इस्तेमाल हुई है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 9 मंथ्स। तो ये 1 लाख इंटू 10% इंटू 9/12। तो ये दिस एसेट हैज़ बिन यूज्ड फॉर 9 मंथ्स। तो ये 9 मंथ्स के लिए ही डेप्रिसिएशन इसका लेना है। तो 9 मंथ्स के लिए जब हम इसका डेप्रिसिएशन लेंगे तो 1 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 7,500। ये डेप्रिसिएशन हमारा आएगा 7,500। तो जो दूसरी मशीन है हमने अभी परचेज की है, उसका डेप्रिसिएशन आएगा 7,500 बिकॉज द मशीन हैज़ बीन यूज्ड फॉर द 9 मंथ्स ओनली। तो 36,000 प्लस 7,500, तो ये जो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा आएगा 43500। ठीक है, 43500 बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये बैलेंस कितना बच गया? 416,500। इसको क्लोज कर देंगे। 4,60,000, 4,60,000। ठीक है, तो ये जो बैलेंस आया 41, ये दिस बैलेंस हमारा जो आ गया 4,16,500। ये जो बैलेंस आया, अब ये बैलेंस दोनों मशीन्स का है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है इसको बाइफरकेट करने की, अलग अलग मशीन का बैलेंस निकालने की, क्योंकि दोनों की दोनों मशीनें ही बिक गई हैं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,16,500 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन April 1, 2019। ठीक है, अब हमारी ये मशीन सेल हो गई है। तो 31 मार्च दिसंबर, सॉरी, मशीन जो हमारी सेल हुई है वो ये 31 दिसंबर 2019। तो 2019 31 दिसंबर machine is sold. Both the machines are sold off by bank account. कितने अमाउंट में बिकी हैं? 2,20,000। दोनों मशीन्स बिक गई हैं एट द कंसोलिडेट प्राइस ऑफ 2,20,000। ठीक है, 31 दिसंबर 2019 को ये मशीन्स बिक गई हैं। अब डेप्रिसिएशन भी हमें 31 दिसंबर को ही निकालना है, क्योंकि कोई और मशीन हमारे पास बची नहीं है, हम सब क्लोज कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 31 दिसंबर तक कितना डेप्रिसिएशन होगा हमारे पास? ये है दोनों मशीन्स का जो हमारे पास बैलेंस बचा है वो है 416,500। तो इस पर जब हम 10% निकालेंगे, और कितने महीने के लिए निकालेंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फॉर 9 मंथ्स। तो ये हमारा 9 मंथ्स के लिए आ जाएगा। तो 9 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन आएगा 31238। ये जो हमारा बैलेंस बचा है, दोनों मशीन्स का बैलेंस बचा है, हमें बाइफरकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों मशीन्स बिक गई हैं। हम डेप्रिसिएशन भी इकट्ठा ले सकते हैं। तो ये जो बैलेंस आया है हमारे पास, ये दोनों मशीन का रिड्यूसिंग बैलेंस है, डिमिनिशिंग बैलेंस है, रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ द एसेट है, डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट है। तो इस पर ही हमने 10% ले लिया, 10% ले लिया फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल 1 से 31 दिसंबर को ये मशीन सेल हो गई है। तो हमने ये ले लिया इस पे 10% इंटू 9/12। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 31238 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। दोनों का हमने इकट्ठा डेप्रिसिएशन ले लिया, बाइफरकेट नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी जो मशीन्स हैं वो इकट्ठी सेल हो गई हैं। उसके बाद हमें निकालना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस है तो हमें हमारा यहाँ आएगा। अभी हमें देखना है कितना लॉस है, तो वो किस तरह से हमें आएगा। ये हमारा है बैलेंस, ये देखिए जो बैलेंस है, बुक वैल्यू हमारे पास बची है दोनों मशीन्स की, वो है 416,500। अभी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे 9 मंथ्स का। तो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है 31238। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उनकी वैल्यू बच जाती है 385,262। ये हमारी वैल्यू बच जाती है, बैलेंस या बुक वैल्यू ऑफ द एसेट
ठीक है, ऑन 31 दिसंबर जब हमारी सेल हो रही है, तो ये उस समय दोनों मशीन्स की वैल्यू है। जब हमारी मशीन सेल हो रही है उस डेट को हमारी मशीन की वैल्यू है 3,85,262। ये बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। और दिस एसेट्स आर सोल्ड, बोथ द एसेट्स आर सोल्ड एट द कंसोलिडेटेड प्राइस ऑफ 2,20,000। तो इसमें से जब हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारा ये लॉस आ जाएगा, ये हमारा लॉस आ जाएगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस हमारा आ जाएगा 165,262, 165,262। तो इसको हम क्लोज कर देंगे। 416,500, 416,500, 416,500, ठीक है, 4,16,500 यहाँ पर आ गया। ये हमारा कंसोलिडेटेड प्राइस है दोनों एसेट्स का। जब एसेट सेल हुई हैं तो ये पैसा आपको मिला है, एसेट की सेल प्राइस है ये डेप्रिसिएशन लगाया दोनों एसेट्स का इकट्ठा लगा दिया ना फॉर 9 मंथ्स, और ये हमने निकाला लॉस निकाला। दिस इज़ द लॉस एट द टाइम ऑफ द सेल व्हेन द एसेट्स बोथ द एसेट्स आर सोल्ड। तो ये हमारा लॉस आया, तो ये हमने लॉस कर दिया। ये हमारी बुक वैल्यू थी एज ऑन 1 अप्रैल, ये हमारी 1 अप्रैल पे वैल्यू थी दोनों एसेट्स की, उसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज किया 9 मंथ्स का। तो ये हमारी वैल्यू ऑफ द एसेट्स हो गई 31 दिसंबर को। तो हमारी ये सेल प्राइस माइनस कर दी, तो ये हमारा लॉस आ गया। तो दिस से you can prepare the machinery account. Hope you have understood this concept. Thank you so much.